और देखिए खबर बूंदी से है। यहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 बच्चे तालाब में डूब गए। ये चारों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से ये हादसे का शिकार बने। 4 बच्चों के डूबने की खबर है। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। सलावलिया गांव में ये घटनाक्रम सामने आया है। हिंडौन पुलिस मौके पर पहुंची और देखिए अपडेट है। अब जानकारी मिल रही है कि 3 बच्चों के शव बाहर निकाल लिए गए, वहीं एक बच्चे के शव की तलाश जारी है। ये चारों ही बच्चे सलावलिया गांव में तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। 3 के शव बाहर निकाल लिए गए, एक की तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी चैन सिंह। चैन सिंह, क्या जानकारी है? जैसा कि सलावलिया गांव में यह घटना हुई है, मुंडन कार्यक्रम में आए थे बच्चे तो तालाब में नहाने के दौरान डूब गए, जिसकी संबंध में गांव के लोगों द्वारा पता लगने पर हिंडोली थाना पुलिस को सूचना दी गई। हिंडोली थाना पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के गांव के लोगों की मदद से जो 4 बच्चे जो तालाब में डूबने से, इनमें 3 बच्चों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। 3 बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए हिंडोली CHC मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया गया है। जबकि अभी जो चौथा बच्चा है, जिसकी जो संभावना, जिसकी तलाश की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि चौथा बच्चा भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। अभी तक वो बच्चा नहीं मिल पाया है। बाकी जो 3 बच्चे हैं, इनके शव हिंडोली CHC मोर्चरी के लिए रवाना कर दिए हैं। शायद कुछ ही देर में जो हिंडोली CHC मोर्चरी पहुंचने वाले हैं सब। इन बच्चों की उम्र को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है और इनके परिवार वालों की क्या स्थिति है? जैसा कि गांव में जो 4 बच्चों के डूबने की जो घटना हुई थी, तो गांव में जो मातम का माहौल छा गया है और ये गुजर बाहुल्य गांव है। तो एक तरफ से जो गांव में जो बहुत गमगीन माहौल है, जो 3 बच्चों की जो डेड बॉडी जो निकल चुकी है, मौत हो चुकी है, और चौथे बच्चे की तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया। और सीकर में वकील आत्मदाह मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वकीलों का धरना जारी है। SDM कोर्ट के बाहर वकील धरने पर बैठे हैं और इस बीच कई जनप्रतिनिधि भी एक एक कर पहुंच रहे हैं। फिलहाल कई जनप्रतिनिधि और एडवोकेट धरना स्थल पर मौजूद हैं। देखिए कई दौर की वार्ता भी हुई है प्रशासन के साथ इनकी, लेकिन वो बेनतीजा रही। वकीलों के गुस्से को देखने के बाद एक एक्शन जरूर लिया गया, लेकिन वकीलों को वो एक्शन नाकाफी लग रहा है। इनका कहना है कि नहीं, दोनों को ही गिरफ्तार किया जाए। इस बीच सहयोगी संदीप हुडा सीकर से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं धरना स्थल की? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो धरना स्थल पर एडवोकेट्स पहुंच चुके हैं और तमाम पार्टियां, चाहे CPM हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RLP हो, तमाम पार्टियों की जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबकी एक ही जो मांग है कि इस मामले में सबसे पहले जो दोनों दोषी अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद आगे की वार्ता हो पाएगी। लेकिन आज की अगर बात की जाए स्वप्निल, तो आज सुबह से अभी तक कोई भी किसी तरह की वार्ता नहीं हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले RLP के विधायक नारायण बेनीवाल हमारे साथ हैं, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर धरने पर उनसे बात करेंगे। बेनीवाल जी, आप भी आज इस धरने पर पहुंचे हो, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी प्रशासन के साथ या अभी तक जो वकील लोग हैं उनके साथ? देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और एक न्याय दिलाने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार से आहत होके और अपनी कुर्बानी दे दे। मैं इसको आत्महत्या नहीं कहूंगा, ये कुर्बानी है कि इस भ्रष्ट तंत्र से दुखी होकर किसी व्यक्ति ने एक समाज को सुधारने की पहल करते हुए और इतना बड़ा कदम उठाया। गूंगी बेरी सरकारें अभी राज्यसभा के अंदर बाड़ाबंदी में बिजी थी और आज वो जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ 0 टॉलरेंस की बात ही मत कीजिए। इस प्रदेश में 0 टॉलरेंस की तरफ हम कैसे बढ़े, इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बने और उसके लिए सबसे पहले उन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, ताकि एक मैसेज भी जाए जनता के अंदर कि वास्तव में इनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। और बाकी जो संघर्ष समिति का जो भी मांग पत्र है, हम ये पूरा प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो, न्याय मिले मावलिया जी के परिवार को और ऐसा एक
नई इबादत इस प्रदेश के अंदर लिखी जाए कि भ्रष्टाचार से आहत होकर किसी व्यक्ति को अपनी जान नहीं देनी पड़े। आरएलपी का क्या स्टैंड रहेगा सर, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है? देखिए, आरएलपी हमेशा व्यवस्था परिवर्तन के लिए खड़ी हुई है। आपको ध्यान है, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बने कि थाना, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जब कोई व्यक्ति जाए तो अधिकारी खड़ा होकर मान सम्मान से पूछे बताओ आपका काम क्या। हम ये जो भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम खत्म करने के लिए कृत संकल्प हैं। और ये आपको भरोसा भी दिलाना चाहते हैं हम कि हमारे जो सुप्रीमो है ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अंदर आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन हम राजस्थान की धरती से शुरू करेंगे। और हमारी ये भी मांग है कि ये जो रेवेन्यू के मामले हैं, ये सारे के सारे मामले सिविल जुडिशरी के अंदर जाएं, क्योंकि आज एसडीएम, RAA, एडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और अल्टीमेटली रेवेन्यू बोर्ड, इतना भ्रष्टाचार का बड़ा मकड़ जाल है कि एक किसान परिवार यदि उस मकड़ जाल में फंसता है तो निश्चित रूप से बर्बाद होकर उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता। 50-50 साल हो गए, न्याय नहीं मिल रहा है। दादा जो है वो मुकदमा दायर करते हैं, पोतों को न्याय मिलता है। तो देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से बढ़ के है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग सरकार में बैठे उन लोगों से करूंगा जो संवेदनशील नहीं है, संवेदनशीलता की सिर्फ बातें करते हैं। यदि सरकार संवेदनशील होती तो मावलिया जी के परिवार को अभी तक न्याय मिल चुका संदीप होता। बाबा, अगर हो सके तो आप वहां की तस्वीरें दिखाएं और वकीलों से बातचीत करें। जी, वो भी हम बातचीत करेंगे। पहले ये कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव में, सुभाष मील है, इनसे जानेंगे। मील साहब, आपकी सरकार है प्रदेश के अंदर, आप भी धरने में शामिल है, अब तक कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कल प्रतिनिधिमंडल हमारा मिला था कलेक्टर और एसपी से, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तो हमने उनको कह दिया कि भाई सरकार से आप बात कर लो, अगर मानने को आप तैयार नहीं हो तो हमें बिल्कुल कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, जब तक न्याय नहीं मिलेगा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और जो परिजनों को एक सरकारी नौकरी और उनको आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमारे लिए जनता पहले है और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई हमारी प्राथमिकता है। तो देखिए, चलिए ठीक है, शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बाड़मेर के समदड़ी में विश्वकर्मा छात्रावास के कमरे में युवक का शव मिला। मृतक युवक की पहचान रामसीन मुंगड़ा के रूप में हुई है। युवक एक अन्य गांव के साथी के साथ छात्रावास में कमरा लेकर रह रहा था। शुक्रवार सुबह युवक का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी परिजनों ने शव नहीं उठाया है। समदड़ी पुलिस थाने में मृतक के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवार वालों ने हत्या का अंदेशा जताया है। वो मैं देखा, फोन आया था कि फांसी पर लटका हुआ है। हाँ। तो इधर आया, देखा, मौका मुआवजा किया। हाँ। उसके बाद देखा तो पैर जमीन पर टिका हुआ था। हाँ। रस्सी एकदम ढीली थी, तो इसे अंदर से हो गया कि कोई किसी ने लटकाया हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई हत्या की गई है? हत्या की गई है, इसमें 100% शक है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक के घर हंगामा किया। मामले में एक महिला कांस्टेबल की कार और पुलिसकर्मी की बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, माहौल शांत कराया। पुलिस ने कई युवकों को डिटेन किया है। को एक युवक ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में जो संप्रदाय विशेष के लोग थे, उन्होंने उस युवक के घर पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया था। दोनों मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमे का अनुसंधान जारी है। दोनों पक्षों से 7 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है और अनुसंधान चल रहा है। हाँ, पूछताछ कर रहे हैं, उसको डिटेन करके ले आए हैं और चल रहा है, और जो भी होगा उस पर अंडर प्रोसेस है, कार्रवाई होगी। इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है, आप निश्चिंत रहे, ईमानों से पूरी कानूनी कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। और अब बात उस खबर की जो आज की सबसे सनसनीखेज खबर बनी हुई है। ये खबर दौसा से है। आग ने तांडव मचा रखा है। थर्मोकोल फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। अब देखिए, करीब 12 घंटे होने को हैं और ये आग बुझी नहीं है, इस पर काबू नहीं पाया जा सका है, लगातार धधक रही है। अगर कहीं किसी कोने से कोई आंशिक सफलता मिलती भी है तो बाकी हिस्सों में लगी आग उस हिस्से को दोबारा कवर कर लेती है, बल्कि आग की लपटें और विकराल हो जाती हैं। इस बीच फैक्ट्री में
क्रूड ऑयल चोरी की आशंका को बल मिला है। आईओसी तेल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी हुआ है, ये आशंकाएं सामने आई हैं। लेकिन अब देखिए इस सनसनीखेज खबर में राहत की बात अब सामने आई है कि लगभग 12 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, क्या जानकारी है? राहत की खबर है कि 12 घंटे के प्रयास के बाद ये आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि वो जो फैक्ट्री के अंदर एक वाल्व चल रहा था और उस वाल्व से क्रूड ऑयल आ रहा था जो आईओसी तेल पाइपलाइन का था, और उस क्रूड ऑयल के चलते आग लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी लपटें लगातार कम नहीं हो रही थी, क्योंकि 20 के करीब दमकल की गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सभी प्रयास विफल हो रहे थे। जैसे ही उस वाल्व को बंद किया तो वाल्व से क्रूड ऑयल आना बंद हो गया और उसके बाद में कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया है। ऐसे में करीब 12 घंटे के प्रयास के बाद ये आग पर काबू पाया गया है। अब जो क्रूड ऑयल चोरी होने की जो आशंका जताई जा रही थी उसमें काफी अपडेट मिले हैं, और उसमें क्रूड ऑयल काफी दिनों से शायद यहाँ पर चोरी हो रहा था। रात को भी यहाँ पर एक टैंकर आया था और उस टैंकर फैक्ट्री के अंदर घुसा था और क्रूड ऑयल को चोरी करके टैंकर में डाला जाता था और उसके बाद में उसको बेचा जाता था। इस तरह का ये खेल काफी लंबे समय से संभवतः चल रहा था, लेकिन रात को तेल चोरी के दौरान इस तरह के घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में जो मजदूर थे, वो जो टैंकर के ड्राइवर और खलासी थे, वो वहां से भाग छूटे। और लंबे समय से चल रहा था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व था, क्या इस संबंध में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, जो जितने भी मजदूर थे और जो टैंकर के जो चालक खलासी थे और जो खेत का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। ऐसे में कितने दिन से ये खेल चल रहा था ये अभी पुलिस जांच में पता चलेगा। तो आग लगी कैसे, ये स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाई है? जी, आग लगी कैसे, क्या ये स्थिति स्पष्ट हो पाई है? बिल्कुल, तेल चोरी की घटना के दौरान ये एक शॉर्ट सर्किट संभवतः ये शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिससे ये आग पकड़ ली। आग इतनी भयानक हो गई कि करीब 12 घंटे में ये आग काबू पाया जा सके। लेकिन इसमें आईओसी के जो अधिकारी हैं या उनके कर्मचारी हैं, उनकी भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी इस तरह के घटनाक्रम हुए, उसमें आईओसी के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आती है। वो इस तरह के वाल्व लगवा देते हैं और उसके बाद में इस तरह का चोरी का खेल चलता है। ऐसे में इसमें भी आईओसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ सकती है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ही कंफर्म होगा कि कौन कौन इसमें लिप्त है और कितने दिन से ये खेल चल रहा था। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर जिले के बानसूर के ग्राम पंचायत चतरपुरा की ढाणी परशुराम कीर वाली गांव में 2 महीने से पानी की समस्या है। पानी की समस्या के कारण महिलाओं ने आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर 5 दिन में पानी की व्यवस्था नहीं की तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरना देंगे। ना तो नहीं होगा और 4 किलोमीटर से पानी ले रहा हुआ है। बालक नहावे नहीं, धोए नहीं, गंदा रे, सुगला रे, पीवा कोई पानी नहीं, नहा कैसे? और भैंस डांडा पशु सब पिसाया मरे, कहीं तो मरगा खत्म होगा, कोई मतलब हो गया। कड़ाई बात से परशुराम की ढाणी चतरपुरा में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मंत्री महेश जोशी के बेटे का मेडिकल टेस्ट हुआ। दिल्ली पुलिस रोहित जोशी को लेकर अस्पताल पहुंची। इस दौरान रोहित के साथ उसके वकील भी मौजूद रहे। रोहित जोशी पर दुष्कर्म का आरोप है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस बीच रेप के आरोपों पर रोहित जोशी ने सफाई दी। उन्होंने कहा जांच जारी है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इस वक्त मैं हिंदू राव हॉस्पिटल के ठीक बाहर हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रोहित जोशी इस वक्त में बाहर निकल रहे हैं। रोहित जोशी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, एक लाइन आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके इल्ज़ाम लगे हैं उस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अनुसंधान लंबित है। मेडिकल हो गया बाद में फिलहाल यहाँ पे रोहित हालांकि कुछ नहीं बता रहे हैं, उनके वकील उनके साथ में हैं और यहाँ से वो निकलते हुए दिख रहे हैं। रोहित को आज यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया। ये हिंदू राव हॉस्पिटल है और यहाँ ला करके इसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। मेडिकल टेस्ट के बाद अब आगे की प्रक्रिया में जो पूछताछ की प्रक्रिया है उस पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इल्ज़ाम लगा है दुष्कर्म करना, इसके साथ साथ कई अन्य जो आरोप लगे हैं, इस मामले पर लगातार दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है और पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
इस वक्त मैं सदर बाजार थाने में हूं और यहां पर जिस तरह से रोहित जोशी के मामले में यहां पे तफ्तीश चल रही है, पूछताछ चल रही है, उनके एडवोकेट्स भी समझते हैं। सर, अभी तक की जो पूछताछ चल रही है, किस तरह से पूछताछ हुई, क्या अभी तक जानकारी इंटर? देखिए, अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान जब पेंडिंग होता है तो पुलिस के द्वारा केस के मुतालिक जो फैक्ट्स हैं, आरोप है, उनसे संबंधित पूछताछ की जाती है। तो आज की तारीख में अनुसंधान लंबित होने से अभी मीडिया के सामने कुछ कहना उचित नहीं होगा। जिस तरह से काफ़ी जो आरोप लगे हैं, आरोप काफ़ी संगीन है। इस मामले में तमाम जो रिपोर्ट्स जो हैं राजस्थान से भी आ चुका है, उनके खिलाफ NBW भी जारी किया जा चुका है, LOC भी खोला जा चुका है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि कानून अपना काम करता है। पुलिस ने अपने जो लीगल प्रोसीडिंग्स की थी वो की। केवल आरोप लगाए जाने मात्र से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, आरोप अनुसंधान से तय होते हैं। कोई व्यक्ति FIR दर्ज करा दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य एवं सही है। अनुसंधान का विषय होता है और अनुसंधान के दौरान उनको लगता है कि अपराध घटित हुआ है तो वो अपना आरोप पत्र प्रस्तुत करते हैं और अपराध घटित नहीं हुआ है तो नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट पेश होती है। प्रकरण में रोहित जोशी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। अनुसंधान में पूछताछ के दौरान वो उपस्थित है, कल भी वो था, आज भी यहाँ पर है। और जहाँ तक आपने कहा कि NBW या LOC की बात, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि मामले में अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा ली जा चुकी है और ऐसी स्थिति में अब जमानत ली जा चुकी है तो अनुसंधान का विषय जो है वो लंबित है, अनुसंधान में सहयोग कर रहा है। दीपक सर, ये मामला जो है अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है इस केस को ही रद्द करने के लिए, हालांकि उसमें जुलाई की तारीख लगी है उस पर। देखिए, ऐसा है, जो केस को रद्द करने के लिए FIR क्वेश्चन के लिए जो याचिका लगाई गई है उसमें जुलाई के अंदर डेट फिक्स्ड है और उस समय सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा ये माननीय उच्च न्यायालय पर डिपेंड करेगा। पूछताछ सही तरीके से चल रही है? आज पूछताछ में कल 6 घंटे पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हुई है। मेडिकल हो रहा है, पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। मेडिकल हो गया? कहाँ पे हॉस्पिटल? हिंदू राव में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल होना है, इतना ही पता है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जालोर जिले के अकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में किसानों ने बोला कि अगर 3 दिन में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जालोर जिला प्रशासन की होगी। छोड़ दो, यहाँ से बहुत कर लिया, दूर से तहसील में बहुत नदियां हैं, सब एक ही नदी थोड़ी है, एक ही गांव के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? 20 सालों से है ना, बजरी का खनन जरूरत से ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिससे हमारे कुओं का वगैरह रिचार्ज होना बंद हो गया है। पानी पीने के लिए हमारी जरूरत से ज़्यादा किल्लत है। हम ग्रामवासी सारे परेशान हैं, इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये हमारा साथ देके इस चीज़ को अतिशीघ्र रुकवाने की कृपा कराओ, ये हम ग्रामवासी चाहते हैं। जालोर जिले की आंकोली नदी में बेखौफ बजरी माफियाओं ने किसानों को धमकी देकर के लीज की आड़ में अवैध बजरी का खुला खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी नदियों को छलनी करने वाले इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाता है। इसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर सता रही है कि अगर इसी तरीके से बजरी का दोहन होता रहा तो जो बजरी का नदियों से खाली हो जाएगी और उसके अंदर पानी का ठहराव नहीं होगा तो भला किसानों को पीने के पानी के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। इसको लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर पहुंच करके बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर बेखौफ बजरी माफिया सड़कों पर बजरी बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बजरी माफिया है, इन कंपनी की अगले महीने लीज खत्म हो रही है। इसी वजह से इसने स्टॉक की आड़ में आसपास के किसानों के खेतों में बड़े बड़े बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय खनन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इनके जवाब मांगना भी जहमत नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालोर में बजरी माफियाओं का खुले खेल के खिलाफ स्थानीय प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। अब किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। जोधपुर के दईजर महिला पुलिस थाने में जोधपुर के दईजर महिला पुलिस थाने ने सराहनीय कदम उठाते हुए न केवल विवाद को खत्म किया बल्कि 2 जोड़ों की फिर से शादी करवाकर मिसाल पेश की। दरअसल इन दोनों ही जोड़ों का विवाह 7 साल पहले हुआ था, लेकिन विवाद के बाद दोनों जोड़ों के तलाक की नौबत आ गई थी।
अरटिया खुर्द और देवातड़ा के दो परिवारों ने 2015 में एक दूसरे के घरों में अपनी अपनी बेटियों की शादी की थी। देवातड़ा गांव के 30 वर्षीय गिरधारी राम का विवाह अरटिया खुर्द की 28 वर्षीय उषा के साथ हुआ। दूसरी ओर उषा के भाई विष्णाराम की शादी गिरधारी राम की बहन धारू के साथ हुई। कुछ समय बाद पारिवारिक झगड़ों के बाद दोनों परिवारों में दूरियां आ गईं। 1 साल पहले उषा और धारू दोनों ही अपने अपने पीहर लौट आईं। करीब 1.5 महीने पहले दोनों परिवारों ने भोपालगढ़ थाने में दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर केस दर्ज करवाए, जिसके बाद महिला पुलिस थाना ग्रामीण की सीआई रेणु ने दोनों परिवारों और दंपतियों से लगातार मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाइश की। बार बार की गई काउंसलिंग ने परिणाम दिखाया और दोनों परिवार एक बार फिर एक हुए।